दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में मुंबई की हर उस खबर पर ले चलेंगे जहां मुंबई के लोग आज बाढ़ बारिश में बुरी तरह से फंसे रहे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने वाले हैं और लेकर चलते हैं वहां जहां मुंबई के लोग आज हवा में ही अटक गए थे। आज शाम मुंबई के मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास मोनोरेल ट्रेन में बिजली की सप्लाई में खराबी आ गई। इसकी वजह से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर दौड़ रही मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर ही अटक गई। यह घटना शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। बिजली सप्लाई में खराबी आई, हालांकि आधिकारिक बयान में तकनीकी खराबी का जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और बीएमसी की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद मोनोरेल की पावर सप्लाई में आई खराबी दूर नहीं की जा सकी। इसी दौरान बिजली न होने से मोनोरेल के अंदर फंसे करीब 150 से ज्यादा यात्रियों का दम घुटने लगा। जरा सोचिए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आसमान में मोनोरेल लटकी हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी। मुंबई में आज हालात बेहद डरावने थे और उस बीच इस तरह की स्थिति वहां पर बन गई। 150 से 150 से ज्यादा यात्रियों का दम घुटने लगा था। शाम को 7:30 बजे रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची और फिर क्रेन के सहारे ऊपर चढ़कर रेल की बोगियों के शीशे तोड़े गए और एक एक करके यात्रियों को नीचे उतारना शुरू हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ा था जब शीशे तोड़े गए और उसके बाद एक एक करके लोगों को नीचे उतारने का काम शुरू हुआ। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन से इतनी ऊंचाई पर मोनोरेल में फंसने और एयर कंडीशन सिस्टम बंद पड़ने से यात्रियों का कितना बुरा हाल हुआ। तस्वीरें आपके सामने है। माया नगरी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ बाढ़ और बारिश और उसके बाद मोनोरेल में इस तरह की खराबी सामने आ गई। तकनीकी है, बिजली है, फिलहाल लोगों का क्या हाल है? वैभव इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वैभव, पर का सीधे रुख करते हैं। वैभव, अभी क्या हालात है? लगातार बारिश हो रही है, मैं देख रही हूँ कि आप छाते के साथ मौजूद हैं। क्या सभी लोगों को निकाला जा चुका है वैभव? जी, लगभग 80% लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। 20% लोग अभी भी मोनो रेल में अटके हुए हैं। देखिए, सड़कों पर पानी, रेलवे ट्रैक पर पानी। आखिर मुंबई कर सफर करे तो भी कैसे करे, इसीलिए आज उन्होंने मोनो रेल का विकल्प चुना, लेकिन विकल्प भी फंस गया हुआ नजर आ रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मुंबई के मोनो रेल की। ये मोनो रेल है, पूरी एक तरफ झुक गई है। ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है और काफी सारे यात्री इसमें फंसे और इनको बाहर निकलने के लिए करीबन 3 घंटे से ये फायर ब्रिगेड के जवान अपना प्रयास कर रहे हैं। 2 लैडर्स की मदद से यहाँ पे जो यात्री है उनको बाहर लाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रेन के जो यात्री उतर रहे हैं, अगर किसी से आप बात कर पाए वैभव, हालांकि काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन अगर कोई यात्री उतर के आए हैं, वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें। क्या हालात थे? किस तरह से मोनोरेल अचानक से ठप पड़ गई? भीतर क्या हुआ? आप इसके बारे में जानकारी लें प्लीज वैभव। कई सारे यात्री हैं, हम उनसे बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको फिर एक बार यात्रियों के पास लेके जा रहा हूँ और यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काफी सारी भीड़ है यहाँ पे। हम बातचीत करेंगे यात्रियों से। देखिए, ये जो पूरा पैच है, ये लोग देखिए, सीधी तस्वीरें। क्रेन से लोग उतरे हैं यहाँ पे, क्रेन से लोग उतरे हैं। देखिए, दादा शेखर कांबले। नाम क्या है आपका? शेखर कांबले। शेखर कांबले जी,
कितने समय से आप यहाँ पे रुके थे? आप लाइव है? 2 घंटा। क्या हादसा हुआ? थोड़ा आप साइड से हादसा जाने दो, बहुत टाइम हो गया सर। घर पे तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे नाम और उनका पूरा बयान दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ में उनको घर छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। हम हमारे साथ और एक यात्री है। दादा, आप थोड़ा ऊपर आइए, थोड़ा ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, एक ऊपर आइए। आपका नाम क्या है? राकेश सतपाल। सतपाल जी, क्या हुआ था? क्या हादसा हुआ? आप क्यों रोक रहे हैं? बात करने से क्यों रोक रहे हैं? बोलना ना, आप क्यों रोक रहे हैं? उनको बात करनी तो आप क्यों रोक? या सर, देखिए, मुंबई पुलिस है, मदद भी कर रही है और यात्रियों को बात करने से भी मना कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या प्लान है। यात्रियों को बात करने के लिए रोका गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, लेकिन हम बात करेंगे मुंबई पुलिस के कहने पर। दादा, आपका कोई यहाँ पे आप ढूंढने आए हैं क्या? चित्रा जी, यहाँ पे देखिए, थोड़ा माहौल है तो थोड़ा सा बिगड़ गया है, यात्री है, पैनिक हो गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस है, देखिए फिर एक बार मुंबई पुलिस है वो कवरेज से दूर रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखा गया तो मुंबई पुलिस है वो यात्रियों से बातचीत करने के लिए मना करे। हम सीधे जिस स्कूल में रखे हैं उस स्कूल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राहुल शेवाले हैं, राहुल शेवाले जो पूर्व सांसद है। राहुल जी, व्यवस्थापनाला आपण सूचित केलेलं आहे की अशा घटना घडू नये याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे होती, कारण मोनोचं जे व्यवस्थापन आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहे आणि वारंवार मोनोच्या व्यवस्थापनाला पण ह्या गोष्टी आपण निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत की भविष्यात असं घटना घडू शकते त्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीममध्ये। आणि आज जी दुर्घटना घडलेली आहे, खऱ्या अर्थाने मोनो रेलचं जो व्यवस्थापन आहे त्यांची जी प्रोसिजर आहे त्याच्यामुळे घडली आहे, हे पण खऱ्या अर्थाने याची चौकशी केली पाहिजे। कारण त्या ठिकाणी जे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून जे कामगार आहेत वारंवार याच्या तक्रारी माझ्याकडे पण त्यांनी केल्या होत्या या संदर्भातल्या तांत्रिक अडचणीच्या संदर्भात, तर ती पण काळजी आता मोनोरेलने घेतली पाहिजे। पण आता आज सगळ्या जे आपले नागरिक आहेत त्यांना सुखरूपरित्या बाहेर काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आता प्रयत्न चालू है। निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि यह जो घटना हुई है इसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट से जो लेबर लिए जो स्टाफ है उन्होंने भी पहले मुझे इसने सूचित किया था कि भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है। मोनोरेल का जो व्यवस्थापन है वो व्यवस्थापन टेक्निकल चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जो कॉन्ट्रैक्ट लेब पे जो स्टाफ था उन्होंने मुझे इसके बारे में पहले भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था और मुखर्जी साहब के पास इसकी एक ज्वाइंट मीटिंग भी हमारी हुई थी। तो ये सब चीजें मोनोरेल के व्यवस्थापन ने इसके पहले इस चीजों पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज जो ये टेक्निकल कारण की वजह से ये घटना घटी है, लेकिन भविष्य में और भी बड़ी घटना हो सकती है, इसके लिए हो सकती है। तो मोनोरेल ने स्टाफ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्टाफ अनएजुकेटेड था। नहीं, स्टाफ अनएजुकेटेड का सवाल नहीं, स्टाफ की जो टेक्निकल चीजें है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसमें बहुत सारी कमी है। वो हमने एक्चुअली MMRD के कमिश्नर के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके उनको इसके पहले भी ही बताया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर उस चीजों पे अगर ध्यान देते थे जो मोनोरेल के इंटरनल सिस्टम के बारे में, आज ये हादसा नहीं होता था। तो ये है पूर्व सांसद एकनाथ शिंदे के राहुल शेवाले जी। इन्होंने कहा कि टेक्निकल स्टाफ की कमी है। यहाँ पे मैं आपको लेकर जाऊंगा जी, जहाँ पे इन यात्रियों को रुकाया है, यात्रियों की देखभाल की जा रही है। उन यात्रियों के कई सारे घर वाले हैं, वो अपने घर वाले व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यही स्कूल है जिस स्कूल में इन यात्रियों को रखा गया है। कई सारे यात्री हैं, वो आज ट्रेन की जाने से वजह मोनोरेल जाने पसंद किया था, लेकिन विकल्प चुना था, लेकिन उनका विकल्प है वो पूरी तरह से फंस गया है। ये देखिए, मुंबई पब्लिक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर इन यात्रियों को रखा गया है। बिल्कुल, जिस हालात में इन लोगों को निकाला गया, जितनी देर से ये लोग फंसे रहे, हमारे सहयोगी वैभव परब स्कूल के भीतर दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही लोगों से बातचीत की वो शुरुआत करेंगे, दोबारा आपको लेकर चलेंगे। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ लगातार वहां पर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ मोनोरेल का इस तरह से
से आसमान में ही अटक जाना। जो लोग उसके भीतर मौजूद रहे होंगे, अपने आप को वहां पर रखकर आप देखें तो महसूस करेंगे कि एक एक पल वहां काटना कितना मुश्किल था। जब बिजली की सप्लाई ठप थी, एसी बंद था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जिस तरह के हालात हैं, वहां पर मदद भी काफी देर से पहुंची। शाम 6 बजे मैसूर कॉलोनी के पास मोनोरेल फंस गई। मोनोरेल में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। पावर सप्लाई ठप होने से रास्ते में फंस गई मोनोरेल। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फंसे हुए यात्रियों को सांस लेने में दिक्कतें शुरू हुई। दरवाजा बंद था। एसी बंद होने के कारण, जब बिजली नहीं है एसी चलेगा कैसे, एसी बंद होने से परेशानी बढ़ गई और करीब 1.25 घंटे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ, क्योंकि रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंचने में ही इतना टाइम लग गया। शाम 7:45 पर रेस्क्यू टीम मोनोरेल के पास पहुंची। खिड़की के रास्ते यात्रियों को निकालने का काम किया गया। सबसे पहले खिड़कियों को तोड़ा गया, कांच को तोड़ा गया। उसके बाद एक एक करके यात्री मोनोरेल से लगातार निकाले जाते रहे और फिर वहां पर पास में, आपको बताते चले, जो स्कूल है वहां पर लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि हालात खराब हैं और इस स्थिति में अभी वो यात्री होंगे भी नहीं कि उनको तुरंत फटाक से उनके घर पहुंचाया जा सके। उनको अभी थोड़ी देर रखा जाएगा और फिर एक एक करके उनको परिवार के लोगों के पास लेकर जाया जाएगा। यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये है मोनोरेल और उसके बाद क्रेन की मदद से किस तरह से लोगों को पहुंचाया गया, नीचे उतारा गया। लेकिन जब तक ये क्रेन नहीं पहुंची थी, मदद वहां पर नहीं पहुंची थी, तब तक लोग लगातार परेशान बने रहे, क्योंकि काफी देर हो रही थी रेस्क्यू टीम को वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में। मोनोरेल में 150 लोग फंसे रहे। अब मुंबई की आपको बताते चले, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर एक एक करके, क्योंकि वो लोग परेशान थे पहले ही, उनकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कि लगातार मोनोरेल जो अटकी हुई है, नीचे उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वहां पर वो लोग उतरे तो उतरे कैसे, एक एक पल ऐसा लग रहा था उनके लिए उनकी जिंदगी कि मुसीबत कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। पास के स्कूल में सभी को लेकर जाया गया है और यकीनन अगर वहां पर हो सकता है, जैसे जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, वहां पर डॉक्टर्स की टीम भी क्या है, पहले उनका चेकअप किया जाएगा, फिर उनको उनके घर पर भेजा जाएगा वापस। मोनोरेल में 150 लोग फंसे, उनको निकाला गया है। लेकिन यकीनन अब चाहे बिजली सप्लाई ठप पड़ी हो या फिर तकनीकी खराबी हो, लेकिन 150 लोगों की जिंदगी बाल बाल बची है। और अब आगे बढ़ते हुए मुंबई की उन सड़कों, शहर के उन इलाकों में आपको लेकर चलते हैं जहां पर लाखों लोग फंसे हुए हैं। 1978 का एक गाना याद आता है। गीतकार अनजान ने लिखा था, किशोर दा ने इसको गाया था, एक्टिंग अमिताभ बच्चन की थी और गाने के बोल थे, ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। इसी में आगे मुंबई के लिए एक और लाइन थी, जिंदगी है यहां की निराली। 1995 में बंबई का नाम मुंबई कर दिया गया, लेकिन जिंदगी निराली से विचित्र जरूर हो गई। अमिताभ बच्चन के घर से बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो बंगला आप देख रहे हैं, सदी के महानायक, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला, जुहू के प्रतीक्षा बंगले में इस साल फिर बारिश का पानी सारी सीमाएं तोड़कर घुसा हुआ है। किसी आम आदमी का घर होता तो वो बाल्टियों से पानी निकालकर बाहर फेंकता हुआ आपको नजर आ जाता, लेकिन ये अमिताभ बच्चन का बंगला है। गार्ड से मेन गेट ही नहीं खोला, बल्कि अंदर का पानी, वहां का मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा हालात मुंबई में क्या बने हुए हैं। लेकिन अमिताभ का बंगला तो सिर्फ एक टीजर है। मुंबई की रियल पिक्चर तो अब शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, देश का सबसे तेजी से दौड़ता हुआ शहर, सबसे ज्यादा कमाऊ, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला, यानी सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर, रईसों का शहर मुंबई। लेकिन एक बारिश में यहां जिंदगी कैसे मात्र 2 पैसे की रह जाती है, इसके सालाना सबूत हम आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि मुंबई में बाढ़ का यह सीजन हर बार क्यों आता है। मुंबई की यह वार्षिक प्रलय कथा खत्म क्यों नहीं की जाती। कौन से लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। वो कौन लोग हैं जो मुंबई को शंघाई, सिंगापुर, हांगकांग के सपने तो दिखाते रहते हैं, लेकिन असल में मुंबई को मुंबई तक वो नहीं बना पा रहे। और अब तो ये कहना पड़ रहा है कि बस भगवान से ही प्रार्थना करो। और अब तैयार हो जाइए आज के मुंबई दर्शन के लिए। कुछ घंटों की बारिश कैसे मुंबई को ब्रेक लगाती है, अब वो दिखाते हैं। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगने का पहला सिग्नल तब मिलता है जब लोकल ट्रेनें थम जाती हैं। बारिश में आज फिर से यही हुआ है, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ गईं। कई लोग काम पर नहीं जा पाए। जिन लोगों ने लोकल की बजाय बेस्ट की बस पकड़ी वो भी फंस गए। जो बारिशकार
या बाइक से निकला भी बाहर, वो और ज्यादा पछताया। जब अच्छे खासी सड़कें पानी में डूबी हुई हों तो सबवे अंडरपास का हाल कौन पूछे। 20 साल में मिलन सबवे, हिंद माता, लोअर परेल के नाम तो पूरे देश को याद हो चुका है। बंबई नगरिया की बारिश में आपको बताते चले, जो पैसे वाले मालामाल लोग हैं वो तो डूबे ही, जो तंगहाल हैं वो और ज्यादा बुरे तरीके से डूबे। पॉश इलाकों से लेकर स्लम एरिया तक सबका एक जैसा हाल हो गया। बारिश के पानी में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तस्वीर नंबर 1, सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बहता बारिश का पानी। तस्वीर नंबर 2, शॉपिंग मॉल के बाहर स्विमिंग पूल के जैसी तस्वीर। तस्वीर नंबर 3, तालाब में तब्दील हो चुके सबवे और अंडरपास। तस्वीर नंबर 4, घुटनों तक भरे पानी के बीच सड़कों पर फंसी गाड़ियां। ये तमाम तस्वीरें मौसम की मार और मूसलाधार बारिश के अत्याचार से कर्रा रहे मुंबई शहर की है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई का पूरा सिस्टम एक बार फिर फेल हो गया। मुंबई में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन पर काफी प्रभाव डाला है। किस तरह लगातार बारिश यहां पर हो रही है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहां पर आप देख सकते हैं, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यहां पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, लेकिन जगह जगह पर पानी का पैच आपको दिखाई दे रहा है। ये ठाणे की तरफ जाने वाली तस्वीरें हैं और घने काले कोहरे बादल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पूरे परिसर में ये मुंबई में रविवार और सोमवार के बाद मंगलवार को भी सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते ये भागता दौड़ता शहर लगातार तीसरे दिन भी बारिश के आगे पस्त पड़ गया। पिछले 48 घंटों में मुंबई में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसे देखते हुए मुंबई की सड़कें अब खाली है। मुंबईकर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो घर जाने के लिए फिर से रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण मुंबई के आगे दक्षिण मध्य मुंबई से लेके ठाणे तक पानी भरने की समस्या सभी को सता रही है। बम्पर बारिश की मार से मुंबई किस कदर त्राहिमाम कर उठी, आज इसी को बयान करती हुई एक तस्वीर गोरेगांव इलाके से सामने आई, जहां ओबेरॉय मॉल के आगे इस कदर बारिश का पानी भर गया कि थोड़ी देर के लिए मॉल के बाहर स्विमिंग पूल जैसी तस्वीर बन गई। ये मुंबई के अंधेरी इलाके के उसी सबवे की तस्वीर है। सोमवार को हुई भारी बारिश के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज हुई बरसात के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। अंधेरी का ये अंधेरी सबवे कल से ही बंद है। वजह है मुंबई में हो रही लगातार तेज मूसलाधार बारिश, जिसके चलते एहतियातन मुंबई का अंधेरी सबवे बंद रखा गया है। कल से ही हम देख रहे हैं कि खतरे का जो निशान है लगभग 2.5 फुट से 3 फुट का, लगातार उसके ठीक नीचे ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर किसी उफनती नदी की तरह बह रहे बारिश के पानी की ये तस्वीरें विक्रोली इलाके की हैं। बारिश के चलते मुंबई के इस इलाके में थोड़ी देर के लिए मानो बाढ़ जैसा मंजर पैदा हो गया। लगातार हुई बारिश से विक्रोली में घुटनों तक पानी भर गया, जिसका बहाव इतना तेज था कि लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। आम दिनों में मुंबई के अमूमन हर इलाके में भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन लगातार 3 दिनों से मुंबई में मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ा है कि मुंबई में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के दौरान मुंबई सेंट्रल की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जिसके चलते सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतार लग गई। वडाला इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कों पर इतना पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। बारिश की वजह से बिजली के खंभों में करंट उतरने की खबर भी सामने आई, लेकिन घरों से अपने काम पर जाने के लिए लोग निकले और इसी पानी के बीच से होकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। लोगों को सड़क नहीं दिखाई दे रही है, इसके बीच में से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और ऐसे में
आसपास की दुकानें इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। दुकानों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है। लोग यहाँ जिस तरह चल रहे हैं उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसके चलते जो बांद्रा कुर्ला लिंक रोड है, यानी कि आसपास के जितने भी दफ्तर हैं उनको छुट्टी देनी पड़ रही है। मुंबई पर पड़ रही बादलों की इस मार से आम इलाकों का ही नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल एरिया का भी बुरा हाल हो गया है। जल भराव की ये तस्वीरें मुंबई के पॉश इलाके के जुहू की हैं। वो जगह जहां कई बॉलीवुड स्टार्स के बंगले और फ्लैट हैं। भारी बारिश के चलते इस इलाके में कई सोसाइटी और बंगलों में बारिश का पानी भर गया। लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों के साथ साथ अब सोसाइटी में भी पानी जाने लगा है। ये सामने आपको जय हिंद सोसाइटी नजर आएगी, जुहू का फर्स्ट रोड पर स्थित है और देखिए सोसाइटी के अंदर अब पानी जाने लगा है। जिन सोसाइटी का जो बेस है वो ऊंचाई पर अगर नहीं है तो उन सोसाइटी में अब पानी जाने लगा है। सड़क के दूसरी तरफ आप देखिए ये 20 नाम की जो एक नई इमारत बन रही है उसके भी शुरुआत में दरवाजे तक पानी चला गया है। हालांकि बारिश थमने के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन मुंबई वालों के लिए मुसीबत का ये दौर अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब आपको मुंबई की बदहाली के कारणों में लेकर चलते हैं और बताते हैं हर साल बारिश में मुंबई डूबती क्यों है। ये भी बताते हैं कि इस बाढ़ बारिश का मीठी नदी से क्या रिश्ता है। मुंबई में आपको याद होगा साल 2005 में जो भयानक बाढ़ आई थी उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पहली बार शहर को पता चला कि समंदर किनारे के शहर में भी बाढ़ आ सकती है और इतनी भयंकर आ सकती है कि सब कुछ डुबा सकती है। सरकार को भी होश आया कि मुंबई के नाले नालियों में कितना कचरा फंसा हुआ है और अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम अब शहर में नहीं चल पाएगा। 20 साल में सरकारें आईं, सरकारें गईं। मीठी नदी के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर निकाले गए, कई काम हुए तो घोटाले के मामले भी उछले, लेकिन ढाक के वही 3 बात। 20 साल बाद ही वही मीठी नदी, वही बारिश और वही बाढ़, वही बदहाली भी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सरल ढंग से बताएं तो मुंबई में जितना पानी इकट्ठा होता है उसमें से ज्यादातर बहकर मीठी नदी में पहुंचता है और फिर ये नदी उस पानी को समंदर में लेकर जाती है और जब ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी निकल नहीं पाता, शहर में ही रह जाता है। मुंबई की मीठी नदी का नक्शा दिखाते हैं आपको। विहार झील और पवई झील की धारा से बनती है मीठी नदी। फिल्टरपाड़ा इस नदी के रास्ते में आने वाली पहली बस्ती है। नदी का पानी बस्ती में ना आ जाए इसीलिए ऊंची दीवार बनाई गई है जिनमें काई लगी रहती है। इलाके के लोग भी यहां पर कूड़ा कचरा फेंकते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद पड़ता है जय भीम नगर। मीठी नदी पहुंचती है जहां नदी में प्लास्टिक और कचरा वहां पर फेंका जाना आम बात है। आगे बढ़ते हुए मीठी नदी बामदया पाड़ा पहुंचती है जहां उसमें कई कारखानों के वेस्ट मटेरियल आकर मिल जाते हैं। मीठी नदी का अगला पड़ाव पड़ता है धारावी, यानी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती, जहां से इसमें कचरा मिलता है। और मीठी नदी का आखिरी पड़ाव है माहिम कोलीवाड़ा, जहां ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। मीठी नदी का कचरा इसके बहाव को रोकता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो यह कचरा पलटकर बस्तियों में आ जाता है। लेकिन सवाल आता है 2005 से साल 2025 आ गया, 20 साल में चीजें बदली क्यों नहीं? क्या सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? और अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखा देते हैं 20 साल में महाराष्ट्र में कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री गए, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई के लोगों का जीवन आखिर बदला क्यों नहीं? 2005 में जब मुंबई डूबी तब कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि 2008 तक रहे। इसके बाद 2008 से 2010 तक कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रहे। फिर 2010 से 14 तक कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भरपूर मौका मिला था 2005 से सबक लेते हुए कुछ कर दिखाने का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं। साल 2019 से 2022 तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे रहते हैं। पहले ये बीजेपी के साथ थे, बाद में मुख्यमंत्री बने तो उधर चले गए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल को थोड़ा हटा दें तो फिर ये 3 चेहरे, एकनाथ शिंदे 2022 से 24 और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस 2024 से अभी तक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों को भी पूरा मौका मिला कि कुछ कर दिखाएं।
लेकिन ढाक के 3 पर वही स्थिति वहां पर बनी रही। यानी जो भी मुख्यमंत्री रहा उसका मानसून की बारिश से सामना हुआ, बावजूद इसके किसी ने भी इसकी ठोस प्लानिंग आज तक नहीं की। न कांग्रेस पार्टी ने, न भारतीय जनता पार्टी ने, न भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों के जो चेहरे हमने आपको दिखाए मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने, यानी इस दिशा में किसी भी पार्टी की ओर से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। मुंबई में बारिश का पानी जमा होता है तो इसके लिए एक और जिम्मेदार किरदार है और वो है बीएमसी, यानी मुंबई महानगर पालिका। अभी हम उसके रोल पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले डूबती मुंबई की कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं और इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, कौन कौन भगवान को याद कर रहा है, वो भी देख लीजिए। आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादलों ने मुंबई और उसके आसपास कैसा कोहराम मचाया है, उसका एक्सक्लूसिव नमूना है ये विरार से आया वीडियो। ये जिनकी भी गाड़ियां थी, अब पता नहीं उन्हें सुधरवाने में उनका कितना खर्चा होगा। विरार में इतना पानी जमा हो गया कि समंदर और सड़क में कोई फर्क नहीं रह गया। आप टीवी स्क्रीन पर देखकर गिन सकें तो कोशिश कर लें कि कितनी गाड़ियां डूब चुकी हैं। बारिश की ऐसी ही एक और डरावनी तस्वीर मुंबई के चूना भट्टी इलाके से सामने आई, जहां रेलवे ट्रैक पर इतना पानी जमा हो गया कि पटरियां तो डूबी ही, पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। लगातार बारिश ने मुंबई का ये हाल बना दिया कि आप बस गिनते जाएं, डूबी हुई सड़कों की गिनती कम पड़ जाएगी। पूरा ट्रैफिक सिस्टम चरमरा उठा। कोई देखकर कह नहीं सकता कि इस मुंबई शहर में नाले नाली नाम की कोई चीज है भी या नहीं। ड्रेनेज सिस्टम फिर डूब गया। बारिश और बाढ़ में पूरा मुंबई शहर रुका पड़ा है। सिर्फ सियासत का ट्रैफिक ही चालू है। नेता सोशल मीडिया पर दनादन पोस्ट कर रहे हैं कि देखो क्या हाल बनाकर रख दिया है मुंबई का। मानो वो सत्ता में थे तो जादू की झड़ी से ये सारा पानी सुखा देते थे। बहरहाल शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई सवाल पूछा जल निकासी के लिए कितने पंप काम कर रहे हैं, कितने पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने नए स्पॉट पर जल भराव हुआ और क्यों। 2022 के बाद से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए, यानी इस वक्त सीधे सीधे महायुति सरकार का ही बीएमसी के ऊपर कंट्रोल है। मुंबई बाढ़ में ना डूबे ये सरकार और बीएमसी दोनों का ठेका है। लेकिन रूलिंग पार्टी जब खुद ही भगवान से प्रार्थना करने लगे तो क्या ये नहीं माना जाए कि उसे खुद के काम पर भरोसा ही नहीं रहा। शिंदे शिवसेना के संजय निरुपम की पोस्ट देखिए। उन्होंने लिखा, बारिश का पानी समंदर में डालने की जो व्यवस्था बीएमसी के पास है उसे अभी कई घंटे जूझना पड़ेगा। जाहिर है रास्ते जाम होंगे, जगह जगह जल जमाव होगा। मुंबई के जितने कुख्यात ठिकाने हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। इसीलिए जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। शहर में रेड अलर्ट है। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आज का दिन शुभ शुभ निकल जाए। इसे कहते हैं कंडीशन अप्लाई। सत्ताधारी नेता खुद बता रहे हैं कि पानी निकलने में वक्त लगेगा और ईश्वर से प्रार्थना करने को कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बारिश में सरकार दिख नहीं रही हो। मुंबई की बारिश में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री एक्टिव दिखे, फील्ड में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी करते दिखे। एकनाथ शिंदे ने ताबड़तोड़ कई इलाकों का दौरा किया, साथ में अफसरों का हुजूम था, उन्हें निर्देश दिए। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जाकर मोर्चा संभाला, जानने की कोशिश की कि पानी उतरने में अभी कितना वक्त लगेगा, ड्रेनेज सिस्टम कहां फंसा हुआ है। बारिश पिछले 6 घंटे में 200 मिलीमीटर हुई, पूरे 24 घंटे में 350 मिलीमीटर हुई। तो ये इसकी इंटेंसिटी देखें तो बहुत तेज बारिश हुआ है। अभी जो बारिश हो रही है, बारिश का जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमें इसकी कैपेसिटी भी जो है, ये सिस्टम की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी सब बढ़ाना है और उसके ऊपर भी पूरी तरह बीएमसी फोकस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब हर साल बारिश के दौरान मुंबई का यही हाल होता है तो बीएमसी मुंबई को बारिश से उबारने के लिए, सिस्टम सुधारने के लिए क्या करती रहती है। 2005 की बाढ़ के बाद 2006 में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। उस पर बाकायदा एक रूल बुक भी बनी। ये गाइडलाइन थी कि बारिश बाढ़ से निपटने के लिए मुंबई को क्या क्या करना चाहिए। और इसी के बाद बारिश से निपटने के नाम पर बीएमसी के ऊपर हर साल एक तरह से पैसों की बारिश होने लगी। ये लगातार दूसरा साल है जब बीएमसी ने जलवायु बजट पेश किया है। बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
2024-25 की तुलना में इसे 20% बढ़ा दिया गया है और उसमें 2200 करोड़ रुपए वर्षा जल निकासी विभाग के लिए रिजर्व रखा गया है। खुद बीएमसी के मुताबिक मुंबई की 35% आबादी बाढ़ प्रभावित 250 मीटर के दायरे में रहती है। बीएमसी खुद की वेबसाइट बताती है कि उसने इस साल 453 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की और आगे ये भी दावा किया कि इनमें से 369 क्षेत्रों की उसने समस्या भी सुलझा दी है। अब इस जलवायु बजट को क्या जल में डूबा बजट ना कहा जाए? 453 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से 369 क्षेत्रों की समस्या सुलझाने के दावे के बाद भी मुंबई का क्या हाल है, पूरा देश देख रहा है। 24 जी 26 जी डूबे जी वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मुंबई के साथ भी यही हो रहा है। सपने तो बहुत बड़े बड़े उन्हें दिखा दिए गए, सिंगापुर, शंघाई, लेकिन नसीब में ओरिजिनल मुंबई तक नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अब मुंबई को शंघाई बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि खुद महाराष्ट्र सरकार इसे ऑफिशियली भुला रही है। 5 दिन पहले सीएम फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा भी है कि 2014 में हमने मुंबई में जो बदलाव शुरू किया था 5 साल में असर दिखेगा। हमें मुंबई को शंघाई या सिंगापुर बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मुंबई का अपना एक चरित्र है जो शंघाई और सिंगापुर से कहीं बेहतर है। बहरहाल इस वक्त हम शंघाई या सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ड्रेनेज सिस्टम, बारिश बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर नहीं जाएंगे। बहुत तुलना करने पर बहस बहुत टेक्निकल हो जाएगा और यकीनन ये बात भी सच है कि ये दोनों ही शहर मुंबई के मुकाबले कहीं ज़्यादा आगे खड़े हैं। लेकिन मुंबई में जब जब बाढ़ आती है, बीएमसी सबके निशाने पर होती है। मुख्य विलन वही होती है। बजट भी इतना बड़ा है, देश के ही कई छोटे छोटे राज्यों के मुकाबले बीएमसी का बजट कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन बीएमसी की दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बारिश और रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से मुंबई में आज कई लोकल ट्रेनें रुक गई और यात्री फंस गए, तो बीएमसी भी यहां पर समाज सेवा करने के लिए जा पहुंची। दादर स्टेशन के पास बीएमसी के वॉलंटियर्स लोगों को चाय पानी दे रहे थे। पता नहीं यात्री कितनी देर यहां पर फंसे रहे, भूख से बेहाल ना हो इसीलिए उन्हें बिस्किट भी बांटे गए। ये अच्छा काम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इससे सवाल पीछे नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर बीएमसी ने मॉनसून से पहले अपना मुख्य काम, जिसके लिए जनता आपको चुनती है, नालों की साफ सफाई ठीक से कर ली होती, बाढ़ बारिश से निपटने के इंतजामात कर लिए होते, तो क्या आज चाय बिस्किट बांटने की ये नौबत आती? अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बाढ़ बारिश आगे यूं ही हालात वहां पर बने रहेंगे। हालात बदतर ना हो, उससे बचने के लिए अब क्या इंतजामात मुंबई में किए जाते हैं, लगातार हर एक जानकारी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। जनहित में आगे बढ़ेंगे। जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है, केवल अपने अपने हित ही स्थायी होते हैं। 5 साल पहले गलवान में भारत और चीन के जिन रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी, अब वो पिघलने लगी है। 7 लोक कल्याण मार्ग से आई इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। 2 दिन के भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की और साथ ही बताया कि एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रगति हुई है। चीनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी एससीओ समिट का निमंत्रण पत्र भी उन्हें सौंपा, जिस पर पीएम ने कहा कि तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट के लिए वो काफी उत्सुक हैं। चीनी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात का सकारात्मक मूल्यांकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। क्या रही चीनी विदेश मंत्री के दौरे की बड़ी बड़ी बातें, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें राउंड की सीनियर रिप्रेजेंटेटिव बैठक की। 18 अगस्त को जब वांग यी दिल्ली पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की थी। नई दिल्ली की ये 3 तस्वीरें फिलहाल चर्चा के केंद्र में हैं। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की ये मुलाकात बेहद ही खास है। साल 2020 में गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। दोनों देशों की तरफ से जब तनाव को कम करने की कोशिश हुई, तो इधर की कमान एनएसए अजीत डोभाल ने, तो उधर की जिम्मेदारी चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संभाली थी।
आपके व्यक्तिगत प्रयासों और परिपक्वता और हमारी राजनयिक टीम और आपके देशों में हमारे मिशनों, यहाँ हमारे राजदूतों और सीमाओं पर हमारी सेनाओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ हम इस बार ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। सीमाओं पर अब जो स्थिरता बहाल हुई है उसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मिस्टर डोभाल, भारतीय पक्ष के विशेष प्रतिनिधि के रूप में आपके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अब द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत चीन में बातचीत सिर्फ सीमा विवाद सुलझाने तक सीमित नहीं रही। दोनों देश विकासशील से विकसित देश का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें चीन ने भारत की 3 बड़ी जरूरतों को हरी झंडी देने के संकेत दिए। पहला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनका उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों में होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए टनल बोरिंग मशीन। और तीसरा, विशेष उर्वरक की आपूर्ति, जो खेती के लिए बेहद जरूरी है। बीते 5 साल में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी था, लेकिन बीते कुछ दिनों में रिश्तों में जितनी प्रगति हुई उतनी पहले नहीं हुई। और अब सीमा विवाद के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप के टैरिफ वॉर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब के बीच वर्ल्ड ऑर्डर को संतुलित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महीने के आखिर में चीन में होंगे। हमारे निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को बहुत महत्व देता है। हमारा मानना है कि तियानजिन में एक सफल शिखर सम्मेलन में भारतीय पक्ष भी योगदान देगा। इतिहास एक बार फिर साबित करते हैं कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध दोनों देशों के मूलभूत और दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करते हैं। यही वह भी है जो सभी विकासशील देश देखना चाहते हैं। ये 7 साल बाद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में रहेंगे। मौका होगा SCO समिट का, जिसे नेटो का जवाब भी माना जाता है। मौजूदा माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के मायने बहुत बड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे बिहार की। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है? क्या दोनों भाई बिहार चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं? क्या लालू परिवार का कलह अब खोलकर सबके सामने आ गया है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ घंटों में बिहार की सियासत में तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो लालू के बेटों में सियासी तलवार खिंच गई है? इसको विस्तार से समझने के लिए पहले बिहार की खबर समझ लें। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी हैं। कल रात को राहुल गांधी गया जी में रुके, आज उनकी यात्रा नवादा जा पहुंची। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर जहां महागठबंधन के समर्थक उत्साहित हैं, वहीं अब लालू परिवार के भीतर से ही इस यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। बिहार की सियासत से आज 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये कि तेज प्रताप यादव ने खुलकर राहुल तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोला है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी मौसम में अपने कुनबे का विस्तार शुरू कर दिया है। आज पटना में कई नामी गिरामी सियासी हस्तियों ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें सबसे बड़ा नाम रहे पूर्व IPS आनंद मिश्रा। तो एक तरफ जहां बीजेपी युवा चेहरों को जोड़कर विस्तार को धार देने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर लालू के परिवार में फूट पड़ गई है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव का बयान आपको सुना देते हैं। देखिए कैसे उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को बेकार का मुद्दा करार दिया है। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हैं। तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है और आरोप लगाया है कि आरजेडी के विधायक विजय कुमार सिंह की गाड़ी के ड्राइवर और एक पत्रकार के साथ यात्रा में मारपीट और गाली गलौज की गई। तेज प्रताप ने इस बाबत आगे लिखा है, मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार की सियासी पिक्चर में इस वक्त सीन ये चल रहा है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ मिलकर वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेटों में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी को सक्रिय करने में जुट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप के समर्थकों ने यह पार्टी बनाई थी। अब तेज प्रताप यादव चुनाव में कौन सा सियासी गुल खिलाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी सक्रियता तेजस्वी यादव की मुश्किलें
जरूर बढ़ा सकती है। उधर राहुल गांधी की यात्रा आज नवादा जा पहुंची। नवादा जिला 90 के दशक में जातीय हिंसा के लिए जाना जाता रहा था। राहुल गांधी की यात्रा जब शहर में पहुंची तो बीजेपी समर्थकों ने हाथ में झंडा लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल विरोधियों को फ्लाइंग किस करने लगे। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। असल में विवाद एक होर्डिंग को लेकर हुआ था। बीजेपी की होर्डिंग पर कांग्रेस के समर्थकों ने अपना पोस्टर चिपका दिया, जिससे शहर में दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। राहुल जिस गाड़ी से चल रहे हैं उस गाड़ी के नीचे एक पुलिस वाले का पैर आ गया। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी रोककर पुलिस वाले को बाहर निकलवाया। पुलिस वाले के पैर में चोट लगी है। राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर निशाना साध रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस और महागठबंधन के समर्थक यात्रा में उनके साथ नजर आ रहे हैं। राहुल की अब तक की यात्रा पर एक छोटी सी रील आपको जरूर देखनी चाहिए। आज नवादा में राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त का नाम लेकर निशाना साधा। वोट चोरी का आरोप लगाया। कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। राहुल गांधी बिहार में यात्रा के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, तो दिल्ली में बीजेपी उनके बयान पर पलटवार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा एसआईआर के इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति किस तरफ रुख करती है। आगे क्या होगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो आज खत्म हो गया है। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। आज विपक्षी दलों की बैठक में जस्टिस रेड्डी को उतारने का फैसला हुआ। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि गैर राजनीतिक साफ छवि के किसी व्यक्ति को उतारना था, इसीलिए सुदर्शन रेड्डी को मैदान में लेकर आया गया है। कल राधाकृष्णन का नामांकन होगा। और अब आज का जनहित मंत्र। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।